व्यापारी किस्त नंबर 6। व्यापारी किस्त नंबर 6। कमरे में पहुंचकर मैंने ऐसे तवील सांस लिया जैसे मेरे सर से बोझ उतर गया हो। मैं अजीब लोगों में फंस गया था। हर बार मैं एक ही बात सोचता था, लेकिन कुछ नहीं हो सकता था। बाहर कैफ मैं खुद को कोसता हुआ बेड पर बैठ गया और कमरे का जायजा लेने लगा। होटल का कमरा लग्जरी था और इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सजाया हुआ था। हर चीज़ नफासत और सलीके से रखी गई थी। मैंने तो कभी ज़िंदगी में इतने शानदार कमरे का तस्वुर भी नहीं किया था। मैंने जूते उतार कर एक साइड पर रखे और बेड पर नीम दराज होकर टांगे सीधी कर ली। दफातन मेरे तस्वुर में वो टैक्सी ड्राइवर आ गया जिसने मुझसे प्रिंस होटल पहुंचाने का किराया नहीं लिया था। इसने ऐसा क्यों किया था और ये क्यों कहा था कि हम सवारियाँ मुफ्त बिठाते हैं? चूँकि मुझ पर सफ़र की थकान थी, इसलिए मैंने कुछ देर आराम करने का सोचा। मैं बिस्तर पर सीधा होकर लेटा ही था कि दफातन दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं बेख्तियार चौंक पड़ा। ज़हन में पहला ख्याल ये है कि शायद पिंग पांग आया है अपने हीरे लेने। चुनाचे मैं जल्दी से बिस्तर से उतरा, जूते पहने और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर वही यूरोपियन लड़की खड़ी थी जिसने चीनी काउंटर गर्ल से बात करने में मेरी हेल्प की थी। मैं इस लड़की को दरवाजे पर देखकर हैरान रह गया। हाय, इसने दिलकश मुस्कुराहट के साथ कहा तो मैंने भी बेसाख्ता हाय कह दिया। इस लड़की को देख मेरी अजीब सी कैफियत हो रही थी। टांगों में कपकपाहट तारी हो गई और हाथ भी लर्ज रहे थे। मेरा नाम सीनी है कहते साथ ही इसने मुस्कुराते मुसाफिर अपना नरमो गुदाज हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने इसका हाथ थामते हुए जवाबन कहा, मेरा नाम। इसने जल्दी से मेरी बात कता की, तुम्हारा नाम फारिस राना है? यस यस, मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? तुमने काउंटर गर्ल को ये अपना नाम बताया था। मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, क्या भूल गए हो? ओह सॉरी। मैंने झिमते फौरन मुआवजत की। इस लड़की में भला की खुद एतमादी थी, लेकिन मैं इसके सामने नर्वस हो रहा था। क्या मुझे अंदर आने को नहीं कहोगे फारिस? सैनी अंदर झांकते हुए कहा, मुझे शर्मिंदगी हो गई, आई एम सॉरी। मैंने एक बार फिर शर्मिंदा लहजे में कहा, अंदर आ जाओ। कहते साथ ही मैं एक साइड पर हो गया तो सैनी दिलफरेब अंदाज में चलती कमरे में आ गई। मैंने दरवाज़ा बंद करना मुनासिब न समझा, इसलिए दरवाज़ा बंद किए बगैर ही पलट कर आया। दरवाज़ा खुला देखकर सैनी ठिठकी, अरे दरवाज़ा तो बंद कर दो मिस्टर फारिस। वो दरअसल मैं कहना चाहता था, लेकिन वो फौरन बोल पड़ी, घबराओ मत मिस्टर फारिस, ये तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है जहाँ लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचेंगे। सैनी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और मेरे कुछ कहने से पहले इसने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं मबहूस सा इसे देखता रह गया। न जाने इसकी बातों में ऐसा क्या था कि मैं सहरज़दा होता जा रहा था। अगले लम्हे इसने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डालकर कुछ चीज़ निकाली और यकदम मेरी तरफ की तो मैं बेख्तियार ठिठक गया। इसके हाथ में एक छोटा सा रिवाल्वर था और चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती उभर आई थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वो गुर्राहट अमेज लहजे में बोली, हीरे कहाँ हैं? हीरों का सुनकर मैं एक बार फिर ठिठक गया। कैसे हीरे? अनजान मत बनो मिस्टर फारिस, वो इस्तेहज़ाई लहजे में बोली। साथ ही इसने रिवाल्वर मेरी कंपनी के साथ लगा दिया। हीरे मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगी। मैं समझा नहीं, कैसे हीरे? इस पर मैंने खुद को संभालते हुए कहा। इतनी बात तो मेरी समझ में आ गई थी कि यकीनन सैनी का तल्लुक सुल्तान चीता के मुखालिफ सिंडिकेट से था और शायद इनको मुखबरी हो गई थी कि मैं हीरे लेकर हांगकांग आ रहा हूँ। इसलिए सैनी पहले से इस होटल में मौजूद थी और मुझसे हीरे हथियाने के लिए मेरा इंतज़ार कर रही थी। लेकिन मेरी आमद की मुखबरी कैसे हुई, इस बात ने मुझे उलझन में मुब्तला कर दिया था। मैंने चीनी जुबान में बात नहीं की मिस्टर फारिस, जो तुम्हारी समझ में नहीं आई। वो रिवाल्वर का दबाव बढ़ाते हुए बोली, हीरे मेरे हवाले करो, ये मैं आखिरी बार कह रही हूँ वरना मैं गोली चला दूंगी। मैं तजब्जुब के आलम में मुब्तला हो गया। मैं सैनी का इरादा भांप चुका था। अगर मैंने इसके बात पर अमल न किया तो वाकई गोली चलाने में एक लम्हे की भी ताख़ीर न करेगी। इसके चेहरे पर सफाकी उभर रही थी। देखो सैनी, मेरे पास हीरे नहीं है, मैंने लहजे में खुद एतमादी से मोते हुए कहा। तुम मेरी तलाशी ले सकती हो। लम्हा भर वो जांचती नज़रों से मेरी तरफ देखती रही, फिर वो एक हाथ से मेरी तलाशी लेने लगी। जामा तलाशी लेने के बाद मेरे लिबास की जेबों से एक हीरा बरामद न हुआ तो सैनी के चेहरे पर उलझन के तासुरात नुमायां हो गए। ये भला कैसे हो सकता है? वो खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाई। जोसेफ की इत्तला के मुताबिक सुल्तान चीता ने हीरो की स्मगलिंग के तुम्हें भेजा है। इसने तुम्हारी तस्वीर भी मुझे भेजी थी। सुल्तान चीता के नाम पर मेरा दिल यकबारगी इतने जोर से धड़का के इसकी आवाज़ में अपने कानों में महसूस हुई। इत्तला तो बिल्कुल दुरुस्त थी। वो न जाने ये जोसेफ कौन था जिसने इसे मेरे बारे में इत्तला के साथ साथ तस्वीर भी फराहम की थी। जोसेफ नामी मुखबर ने मेरे बारे में मुखबरी तो कर दी थी, लेकिन शायद
اسے معلوم نہیں تھا کہ ہیرے میرے شوز میں موجود ہے۔ تاہم میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، ہو گئی تمہاری تسلی؟ نہیں۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے اسے استفسار کرنے کے منہ کھولا ہی تھا کہ تب اس کے سیل فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی، جس پر کسی انگریزی گانے کی ٹیون سیٹ کی گئی تھی۔ وہ ایک طرح چونکی اور پھر مجھ پر نظریں جمائی۔ اس نے ایک ہاتھ سے پتلون کی جیب سے اپنا سیل فون نکالا، اسے یس کرنے کے اپنے کان سے لگایا۔ بولو۔ نہیں، اس کے پاس ہیرے نہیں ہیں۔ ہاں، میں نے اس کی جامع تلاشی بھی لی ہے۔ اوکے کہنے کے ساتھ سیل فون واپس پتلون کی جیب میں رکھ لی مجھ سے مخاطب ہوئی، مسٹر فارس یہ بتاؤ ہیرے کہاں ہیں؟ سینے کا نیچہ بے حد خطرناک تھا۔ میری تلاشی لے کر ناکامی کے بعد وہ انتہائی جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئی تھی، لیکن میں نے بھی اس کی پرواہ کیے بغیر مضبوط لہجے میں کہا، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے ترش روئی کا مظاہرہ کیا، تم میری تلاشی لے چکی ہو۔ تم جھوٹ بولو مسٹر فارس۔ وہ میری آنکھوں میں بغور دیکھتے بولی، آخری بار پوچھ رہی ہوں، ہیرے میرے حوالے کر دو تو زندہ بچ جاؤ گے، ورنہ اذیت ناک موت تمہارا مقدر ہوگی۔ میں تمہیں سوچنے کے لیے 2 منٹ دے رہی ہوں، موت یا ہیرے، ان 2 منٹوں میں انتخاب کر لو۔ اس کی وارننگ اور لہجے کی پختگی نے میرے رگوں پہ میں سنسناہٹ کی لہریں دوڑا دیں۔ اس کا ارادہ اس کی آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اگر میں نے ہیرے اس کے حوالے نہ کیے تو وہ حقیقتاً مجھے گولی سے نوازنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرے گی۔ میں بے موت نہیں مرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنی دفاع میں کچھ کرنے کا ارادہ باندھ دیا۔ کچھ بھی ہو جائے میں ہیرے اس کے حوالے نہیں کروں گا، ورنہ سلطان چیتا مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ مجھ پر اور میری فیملی پر عرصہ حیات تنگ کر دے گا۔ چند سیکنڈ باقی ہیں۔ سینی کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی تو میں حال میں لوٹ آیا۔ قبل اس کے کہ وہ سیکنڈ ختم ہونے کا کہتی، میں نے برقی صورت سے اس کے ریوالور والا ہاتھ پکڑ کر مروڑ دیا۔ اس کے حلق سے سسکاری سی نکلی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اس کا ہاتھ مروڑ کر اسے ریوالور گرانے پر مجبور کر دوں گا، لیکن وہ میری سوچ اور توقع سے بھی زیادہ پھرتیلی ثابت ہوئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے الٹی کلابازی کھائی اور جب سیدھی ہوئی تو میرے سنبھلنے سے پہلے اس نے میرے پیٹ میں لات رسید کی تو میں اچھل کر پشت کے بل دیوار سے جا ٹکرایا۔ میرے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ مجھے اپنے پیٹ میں اینٹھن سی محسوس ہوئی۔ میں کوئی ماہر لڑاکا نہیں تھا اور نہ ہی لڑائی کے فن و رموز سے واقف تھا، البتہ سینے کی پھرتی و چابک دستی سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ماہر لڑاکا ہے۔ سینی جیسی لڑکیاں میں نے انگریزی فلموں میں دیکھی تھیں یا اس روز حقیقت میں دیکھ رہا تھا۔ الٹی کلابازی کھانے کے باوجود ریوالور اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ میں سنبھلتے ہوئے سیدھا ہوا ہی تھا کہ اس نے تیزی سے ٹانگ اٹھائی اور اپنے سینڈل کی لمبی ہیل میری گردن پر یوں رکھ دی کہ میں دیوار کے ساتھ چھپکلی کی مانند چپک سا گیا۔ لمبی ہیل مجھے اپنی گردن میں گھستی محسوس ہوئی، جس سے مجھے تکلیف ہونے لگی۔ بتاؤ کہاں ہے ہیرے؟ وہ غرائی۔ میں نے اس کے سینڈل پر ہاتھ رکھ کر اس کا پیر ہٹانا چاہا، لیکن اس نے پیر پر دباؤ بڑھا کر گرفت مزید سخت کر دی، جس سے مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ اپنا سینڈل ہٹاؤ، میں نے خرخراتے ہوئے کہا۔ پہلے ہیروں کا بتاؤ۔ وہ تڑخی، ورنہ گردن کی ہڈی توڑ دوں گی۔ کہتے ساتھ اس نے ہیل پر دباؤ بڑھایا تو مجھے اپنے دماغ میں تاریکی بھرتی محسوس ہوئی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا تھا کہ تبھی دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ نہ جانے وہ نوارد کون تھا، میں اس کی شکل نہیں دیکھ پایا۔ باہر کیفے سے دیکھتے ہی سینی ایک جھٹکے سے میری گردن سے ہیل ہٹائی اور لٹو کی طرح گھومتے ہوئے نوارد پر گولی چلا دی۔ میں اپنی گردن پکڑ کر لمبے لمبے سانس لیتا نوارد کی طرف دیکھنے لگا، جو گولی سے بچنے کے لیے ایک طرف ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ریوالور تھا، قبل اس کے کہ وہ سینی پر گولی چلاتا۔ سینی نے برقی صورت سے چھلانگ لگائی اور نوارد کے سر کے اوپر سے ہوتی ہوئی گزرتی چلی گئی۔ جب اس کے پیر زمین سے لگے تو وہ دروازے پر کھڑی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ باہر نکل کر راہداری میں دوڑتی چلی گئی۔ نوارد اس کے پیچھے گیا، لیکن پھر وہ پلٹا اور دروازہ بند کر کے میرے پاس آ گیا۔ وہ چینی نقوش کا ینگ لڑکا تھا۔ اس کی رنگت گوری تھی، لیکن آنکھیں چھوٹی اور ناک چپٹی تھی۔ اس کے سر کے بال گھنے اور پیشانی پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ چست لباس میں ملبوس تھا۔ آر یو اوکے؟ اس نے میرے قریب آتے انگریزی میں استفسار کیا۔ یس آئی ایم اوکے، میں نے بھی جواباً انگریزی میں جواب دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور اس نے مجھے سینے سے کیوں بچایا تھا۔ میں الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ تھینک گاڈ میں بربود پہنچ گیا، اس نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم؟ میں نے کہنا چاہا لیکن اسے میری بات قطع کر دی۔ سوری فارس، میں اپنا تعارف کرانا بھول گیا۔ میرا نام آنگ ہے اور مجھے پنگ پانگ نے بھیجا ہے۔ کہتے ساتھ ہی وہ مسکرایا۔ اوہ، تمہیں مسٹر پنگ پانگ نے بھیجا ہے؟ میں نے تنے اعصاب ڈھیلے چھوڑتے ہوئے کہا۔ خود نہیں آئے؟ نہیں، آنگ نے نفی میں سر ہلایا۔ دراصل ان کی طبیعت خراب ہے، اس لیے انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تمہیں ان تک پہنچا دوں۔ میں الجھن میں مجھے تو سلطان چیتا نے کہا تھا کہ پنگ پانگ خود میرے پاس آئے گا، لیکن آنگ بتا رہا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس لیے وہ اس کے ساتھ نہیں آیا۔ مجھے تذبذب میں مبتلا دیکھ کر آنگ نے کہا، یہاں سے جلدی نکل چلو،
اگر سینی یا اس کے ساتھی آگے تو مشکل ہو جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ سینی اپنے ساتھیوں کو بلانے گئی ہے۔ میں نے سوچا اس کی بات واقعی درست ہو سکتی تھی، چنانچہ میں نے میز پر پڑا اپنا بیگ اٹھایا اور آنکھ کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ وہ مجھے ہوٹل کے فرنٹ وے کے بجائے عقبی طرف ایک گلی میں لے آیا۔ گلی خاصی تنگ و تاریک تھی اور سیوریج کا نظام تھا۔ ہم تیز قدموں سے چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ میں نے احتیاطاً مڑ کر اپنے عقب میں دیکھا مبادل سینی نہ رہی ہو، لیکن ہمارے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں خوفزدہ ہو رہا تھا اور یہ احساس بار بار مجھے ہو رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ بہر کیف ہم گلی سے نکل کر سڑک پر پہنچ گئے، جہاں چند گز کے فاصلے پر فٹ پاتھ کے کنارے سیاہ رنگ کی ایک جدید ماڈل کی وین کھڑی تھی۔ آنگ نے قرب و جوار میں دیکھا، پھر اجلت بھرے انداز میں میرا بازو پکڑے سیدھا وین کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی ہم وین کے قریب پہنچے تو اندر بیٹھے کسی شخص نے وین کا دروازہ کھول دیا اور ہم دونوں جلدی سے وین میں سوار ہو گئے۔ اگلے ہی لمبے وین ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور صاف ستھری کشادہ سڑک پر فراٹے بھرنے لگی۔ وین میں ڈرائیور، میرے اور آنکھ کے علاوہ دو نوجوان لڑکے موجود تھے۔ وہ سب چینی تھے۔ چینیوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی شکلیں ایک دوسرے سے کافی حد تک ملتی ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی تھا۔ وین میں موجود چینی لڑکوں کی شکلیں ایک دوسرے سے مشابہ تھی۔ ایک چینی نوجوان ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ دوسرا میرے سامنے والی سیٹ پر براجمان تھا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے نوجوان نے چینی زبان میں آنکھ سے کوئی بات کی، جس کا جواب آنکھ نے چینی زبان میں دیا تھا۔ دونوں کے سوال و جواب میرے سر کے اوپر سے گزر گئے۔ اس کے بعد وین میں خاموشی نے ڈیرا جما لیا۔ میں نے شیشوں سے باہر دیکھنے کی کوشش کی تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ وین کے شیشے ایسے تھے کہ اندر سے باہر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف ونڈ سکرین ہی سے باہر دیکھا جا سکتا تھا۔ ہمارا سفر تقریباً 40 منٹ پر محیط رہا، پھر وین ایک بڑے سے نیوی کلر کے گیٹ کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ ڈرائیور نے ایک بار ہارن دیا تو چند لمحوں کے بعد گیٹ میکینکی انداز میں کھل گیا اور ڈرائیور نے وین آگے بڑھائی اور پوسٹ میں پہنچ کر روک دی۔ پھر ہم سب وین سے اتر آئے۔ میں ان سب کے ہمراہ شاندار انداز میں سجے ایک ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ میں مبہوت نظروں سے ڈرائنگ روم میں موجود ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ فارس، آنگ نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ وہ پنگ پانگ صاحب کہاں ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ تم بیٹھو، میں نے لے کر آتا ہوں، آنگ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اندرونی دروازے سے کھلنے والے دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں صوفے پر بیٹھا اور جائزہ نظروں سے ڈرائنگ روم میں موجود ایک ایک چیز کو دوبارہ دیکھنے لگا۔ آنکھ کے ساتھی بھی وہی موجود تھے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اندرونی سائیڈ میں کھلنے والا دروازہ کھلا۔ آنکھ کے ساتھ ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی میں بے اختیار ایسے اچھل پڑا جیسے صوفے میں یکدم سپرنگوں نے نمودار ہو کر مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا ہو۔ اگلے ہی لمحے میں بے اختیار صوفے پر اٹھ کھڑا ہوا اور میری حیرت بھری نظریں اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں، وہ لڑکی بلا شبہ سینی تھی۔ اگلے ہی لمحے ذہن میں یہ گونجنے لگا کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ سینی اور آنگ میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ سینی کے چہرے پر استہزائی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ سینی؟ میرے منہ سے اس کا نام پھسل کر نکلا۔ مجھے دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے نا؟ میری شرٹ کے کالر پر ہاتھ مارتے ہوئے دل فریب انداز میں مستفسر ہوئی۔ جواباً میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں دھوکہ کھاتے ہوئے سینی کے جال میں پھنس گیا ہوں۔ آنکھ کے دونوں ساتھی اب میرے دائیں بائیں آ کھڑے ہوئے تھے، یوں جیسے مجھے گھیرے میں لے لیا ہو۔ میرے دماغ میں جھکڑ چلنا شروع ہو گئے تھے۔ نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہیرے کہاں مسٹر فارس؟ سینی اس بار سنجیدہ اور سپاٹ لہجے میں بولی۔ میں نے بھی لہجے میں مضبوطی پیدا کرتے ہوئے کہا، تم یقین کیوں نہیں کر رہی کہ؟ اس نے انگلی اٹھا کر میری بات قطع کی۔ ایک منٹ۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنا فون جو اس کے ہاتھ میں تھا آن کر کے ایک تصویر اوپن کی اور میری آنکھوں کے سامنے کی۔ کیا یہ تمہاری تصویر ہے؟ وہ مستفسر ہوئی۔ میں نے دیکھا بلا شبہ وہ میری تصویر تھی۔ اس تصویر میں ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ میرا چہرہ واضح تھا اور تصویر میں اسی لباس میں ملبوس تھا جو میں نے اس وقت زیب تن کیا ہوا تھا۔ مجھے اپنے حلق میں گرے سی پڑتی محسوس ہوئی۔ انکار کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی، تاہم میں نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں یہ میں نہیں ہوں۔ تو کیا تمہارا کوئی ہم شکل ہے؟ سینی فون آف کرتے ہوئے ترشروئی سے بولی، ہو بھی سکتا ہے، میں نے مختصراً کہا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم؟ سینی زور سے تلخی کہ میں ڈر سا گیا۔ بتاؤ کہاں ہے ہیرے؟ اگر تم سیدھی طرح نہیں بتاؤ گے تو مجھے انگلی ٹیڑھی کرنی آتی ہے۔ سینی کے لہجے میں ایسی صفاق کی اور غراہٹ کی آمیزش تھی کہ مجھے اپنے رگوں پہ میں سنسناہٹ کی لہریں دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکن بھی یک بار کی ایسے بڑھ گئی تھی کہ گویا دل ابھی سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے گا۔ غصے سے سینی کا حال برا ہونے لگا تھا۔ دفتن آنگ نے مداخلت کی، سینی میری بات سنو، میرے خیال میں ہیرے اس کے پیٹ میں موجود ہے۔ کیا خیال ہے؟
اس کی बॉडी की स्कैनिंग कर ली जाए। सीनी ने होंठ भींचते हुए हंकारा भरा और बोली, ठीक है आंग, इसे ले जाओ, इसके जिस्म की स्कैनिंग करो, हो सकता है वाकई हीरे इसके पेट में मौजूद हो। आंग के इशारे पर मेरे दाएं बाएं खड़े चीनी नौजवानों ने मेरे बाजू दबोचे और मुझे ड्राइंग रूम से बाहर ले जाने लगे। मैंने तेज लहजे में कहा, मैं सच कह रहा हूँ सीनी, मेरे पास हीरे नहीं है। लेकिन नक्कार खाने में तूती की आवाज़ भला किसे सुनाई दे सकती है। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। मेरी बात पर वो यकीन नहीं कर रही थी। दोनों चीनी नौजवान मुझे घसीटते हुए एक बड़े से कमरे में ले आए जहाँ जदीद साइंसी मशीनें, आलात और बेड्स मौजूद थे, लेकिन वहाँ कोई जीरो मौजूद नहीं था। दोनों ने मुझे बेड पर लिटा दिया। एक मेरे सर पर खड़ा हो गया जबकि दूसरा चीनी नौजवान मेरे दाईं तरफ पड़ी मशीन की तरफ बढ़ गया। इसने मशीन ऑन की और चला मैं इंतज़ार करता रहा, फिर इंतज़ार करता रहा। फिर यकलख्त मशीन की स्क्रीन एक धमाके से ऑन हो गई। चीनी नौजवान ने एक स्त्री नुमा आला उठाया और मेरे सीने पर रखकर आहिस्ता आहिस्ता पेट की तरफ ले जाने लगा। इस दौरान इसने गर्दन मोड़कर स्क्रीन की तरफ देखना शुरू कर दिया था। चूंकि मेरे आगे खड़ा था इसलिए मैं स्क्रीन की तरफ नहीं देख सकता था। फिर इसने गर्दन मोड़कर अपने साथी की तरफ देखा और चीनी जुबान में कोई बात की, जिसका जवाब भी चीनी जुबान में दिया गया। तभी कमरे में सीनी और आंग भी आ गए। सीनी ने अंग्रेजी जुबान में स्त्री नुमा आला पकड़े चीनी नौजवान से दरियाफ्त किया, क्या बना लीवान, इसके पेट में हीरे नहीं है। लीवान ने जवाब देते हुए कहा तो सीनी ने गुट से इससे होंठ भींच लिए। हीरे इसके पेट में नहीं है तो फिर कहाँ हो सकते हैं? सीनी तलखते हुए लहजे में बोली। मैं बदस्तूर बेड पर लेटा हुआ था। सीनी दफतन आंख से मुखातिब हुई, हो सकता है ये हमारा मतलूब आदमी ना हो, हमें डॉच देने के लिए इसे खाली हाथ भेजा गया हो। सीनी ने मुझ पर कहर आलू नजर डाली और फुकारते हुए तयक्कुन से बोली, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मतलूब आदमी यही है और हीरे भी इसी के पास मौजूद हैं, तो फिर इसे कैसे गुलवाया जाए? आंग ने मुस्तफसराना लहजे में पूछा। ये काफ़ी सख्त जान वाक़ई हुआ है। सीनी ने मेरे बारे में तबसरा किया। मुझे कुछ भी करना पड़ा, मैं इसे हीरो के बारे में उगलवा कर रहूंगी। क्या करोगी? आंग चौंका। मैं गौर से इनकी गुफ्तगू सुन रहा था। मुझसे हीरो के बारे में उगलवाने के लिए सीनी के दिमाग में न जाने क्या प्लानिंग थी। बहरकार मुझे तीखी नज़रों से घूरती ने फिर बोली, ली, यस मैम। लीवान ने फौरन जवाब दिया, इसे ब्लैक रूम में उल्टा लटका दो। सीनी ने इसे हुक्म दिया, ओके मैम। लीवान ने मुद्दिबाना लहजे में जवाब देते हुए सर हिलाया। फिर इसने स्त्री नुमा आला वापस वहां रखा जहां से ऊपर उठाया था। इसके बाद लीवान और इसके साथी मुझे बाजू से पकड़कर उठाया और घसीटते मुझे कमरे से बाहर ले जाने लगे। मैंने एक बार फिर एहतजाजन सीनी को यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन वो तो गोया बहरी हो चुकी थी। वो मुझसे हीरो के बारे में उगलवाने का गोया मुसम्मम इरादा कर चुकी थी। सद शुक्र था कि अभी तक इसका ध्यान मेरे जूतों की तरफ नहीं गया था और ना ही मेरी बॉडी स्कैनिंग करते हुए जूते उतरवाए गए थे, वरना मुश्किल पैदा हो सकती थी। कुछ देर के बाद नई सूरत हाल ये थी कि मैं कमरे में छत के साथ रस्सी से बंधा हुआ उल्टा लटका हुआ था और सीनी अपने हाथ में चमड़े की बेड लिए खड़ी थी। इसके चेहरे पर दरिंदगी बरस रही थी और आंखों में वहशत थी। आंग और लीवान वही मौजूद थे। मेरी हालत बेहद खस्ता हो रही थी क्योंकि सीनी ने बेल्ट मार मार कर मेरी पुश्त की खाल उधेड़ कर रख दी थी। जख्मों से खून रिस रहा था और मिर्ची से भरी महसूस हो रही थी। सीनी बेल्ट मारने से पहले मुझसे हीरो के बारे में इस्तफसार करती। मेरे नफी में जवाब देने पर बेल्ट पूरी ताकत से मेरी पुश्त पर रसीद कर देती। नतीजतन मेरे हलक से निकलने वाली चीख बास गश्त बनकर रह जाती। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। मैं उस वक्त को कोस रहा था जब मैंने सुल्तान चीता की नौकरी करने की हामी भरी थी। मैं हांगकांग आते ही मुसीबत में फंस जाऊंगा, इसका तो मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। सीनी बेहद सफाक, जालिम और संगदिल वाक़ई हुई थी। नरम मिजाजी और रहमदिली की रमक इसके खून में मौजूद ही नहीं थी। बस करो सैनी। मेरे कानों में आंख की आवाज़ पड़ी। मैं इसे हीरो के बारे में उगलवा कर ही दम लूंगी, सीनी बेहद सफाकी से कहा। अगले लम्हे इसने एक बार फिर मेरी पुश्त पर बेल्ट से ज़रब लगा दी। मेरे हलक से दर्दनाक चीख निकली और मैं मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पने लगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो अब तक मुझे 8 या 9 बार बेल्ट की ज़रबे लगा चुकी थी। इस तरह तो ये मर भी सकता है, आंग ने कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सीनी ने बेतासुर लहजे में कहा। बास ने कहा कि मैं हर सूरत में इससे हीरो के बारे में मालूम करूं। ठीक है, फिर कोशिश करती रहो। मैंने तकलीफ नज़रों से आंख को कंधे उचकाते हुए देखा। मुझे धड़का भी लगा हुआ था कि अगर सीनी इस तरह मुझ पर तशद्दुद करती रही तो शायद मैं हीरो के बारे में बता दूंगा कि मेरे जूतों में छुपे हुए हैं। ताहम मैं अपनी पूरी तो मिस्टर फार हीरो के बारे में बताते हो या? वो अपनी बात अधूरी छोड़कर मेरे जवाब का इंतजार करने लगी। पानी। मैंने जवाब देने के लिए पानी का मुतालिबा किया।
मेरा हलक बेहद खुश्क हो गया था। पानी उस वक्त मिलेगा जब तुम हीरो के बारे में बताओगे, सीनी ने सफाक लहजे में कहा और एक बार फिर मुझ पर बेल्ट से पील पड़ी। इसने मुझ पर बेल्ट से पे दर पे वार करने शुरू कर दिए और कमरा मेरे हलक से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। बिलाखिर मैं तशद्दुद बर्दाश्त न करते हुए बेहोश हो गया। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ होश न रहा। मुझे होश आया तो मैं एक दरख्त की ओट में ऊंधे मुंह घास पर पड़ा हुआ था। मेरा बैग भी मेरे करीब पड़ा था। रात हो चुकी थी और खंभों पर लगे मरकरी बल्ब अपनी रोशनी बखेरते हर चीज को नुमाया करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। मैंने उठने की कोशिश करनी, लेकिन चूंकि मेरी पीठ जख्मी थी इसलिए तकलीफ से किरा कर रह गया। अलबत्ता मुझे महसूस हो गया था कि मेरी पीठ पर बैंडेज की गई थी। बाहर कैफ मैं जैसे तैसे करके उठा और बैग उठाकर आहिस्ता से कंधे पर लाद कर दरख्तों की ओट से निकला और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ फुटपाथ पर आ गया। सड़क पर कारें और दीगर व्हीकल्स रवां थी। हर कोई अपनी जिंदगी में मस्त था। न जाने मैं कहाँ मौजूद था। आखिरी मंजर जो मेरे जहन में महफूज था वो यही था कि मैं एक कमरे में उल्टा लटका हुआ था और सीनी मुझ पर बेल्ट से तशद्दुद करके हीरे के बारे में इस्तफसार कर रही थी। इसके बाद मैं बेहोश हो गया था और अब मुझे होश आया था। दफतर मुझे अपने जूतों का ख्याल आया तो मैंने अपने पैरों पर नजर दौड़ाई। मेरे पैरों में मेरे अपने जूते मौजूद थे। मैंने दिली दिल में शुक्र अदा किया कि सीनी का ध्यान जूतों की तरफ नहीं गया था, वरना शायद मेरे पैरों में कोई और जूते होते। करीब एक संगी बेंच पड़ा था और कुछ सोचकर संगी बेंच पर बैठ गया और मौजूदा हालात के बारे में सोचने लगा। मैं कहाँ मौजूद था और सीनी ने मुझे हीरे हासिल किए बगैर क्यों छोड़ दिया था। ये सब कुछ मेरी समझ से बालातर था। बाहर कैब कई सवालात मेरे दिमाग में कसमस आ रहे थे और मेरे पास इनके जवाबात भी नहीं थे। सर्दी अरूज पर थी और सर्दी मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में उतरती महसूस हो रही थी। मुझे वापस प्रिंस होटल जाना था क्योंकि पिंग पांग ने वहीं आना था। अब मैं मुहताज था कि कहीं सीनी उसके साथी खुफिया तौर पर मेरी निगरानी न कर रहे हों। मैंने पतलून की जेब में हाथ डाला तो पैसे मौजूद थे। चुनांचे मैं टैक्सी रुकवाने के इरादे उठने लगा था कि तभी एक लंबी सी कार फुटपाथ के किनारे आकर रुक गई और मैं दोबारा बैठ गया। कार डार्क ब्लू और 6 सीटर थी। ड्राइवर के साथ एक नौजवान बैठा था, जबकि 2 नौजवान पिछली नशिस्तों पर पराजमान थे। वो सब चीनी बाशिंदे थे, जबकि कार के तीसरे पोर्शन में तारीख शीशे होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दफतन दूसरी नशिस्त पर बैठे दोनों नौजवान कार से उतरकर तेज तेज कदमों से चलते मेरी तरफ आने लगे। इनको अपनी तरफ आता देखकर मेरा दिल एक बार की धड़क उठा और दिमाग में साएं साएं की आवाजें सुनाई देने लगी। दिमाग में पहला ख्याल यही आया कि शायद इन चीनी नौजवानों का ताल्लुक किसी मुजरिम गिरोह से है और ये भी हीरो के चक्कर में आ रहे हैं। मेरे दिमाग ने मुझे फौरन हुक्म दिया कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। गो कि मैं जख्मी था, लेकिन वहां से भाग जाना भी मेरे लिए जरूरी था। अगर मैं किसी और गिरोह के हत्या चढ़ गया तो न जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करे। चुनांचे मैं भाग जाने के इरादे से उठ खड़ा हुआ था कि मेरे हलक से सिसकारी सी निकल गई। शायद चीनी नौजवान भी मेरा इरादा भांप गए थे। तभी वो बिला खेजी से दौड़ते मेरे पास आए। एक ने जल्दी से अंग्रेजी में कहा, भागो मत, खून हो तुम। मैंने हवास बाख्ता होते हुए कहा, हम तुम्हारे दोस्त हैं। वही चीनी नौजवान बोला, और तुम्हें लेने आए हैं क्या? मैं ठिठक गया। अगले लम्हे मुझे अपने हलक में घिरे सी पड़ती महसूस हुई। इन्हें भी मेरी कैफियत का अंदाजा हो गया था। तभी वही चीनी नौजवान बोला, परेशान हो मिस्टर फारिस, हम पिंग पांग के आदमी हैं। मैं इन पर भला कैसे यकीन कर लेता। पहले भी मैंने आंग पर एतबार किया था, जिसका नतीजा निकला था कि मुझ पर बेपनाह तशद्दुद करने के बाद मुझे बेयारो मददगार जख्मी हालत में यहाँ फेंक दिया गया था। ताहम मैं कुछ कहने लगा था कि दूसरे चीनी नौजवान ने कार की तरफ इशारा करते हुए देखा। मैंने बेख्तियार कार की तरफ देखा। कार के पिछले पोर्शन के दरवाजे की खुली खिड़की और निश्चित पर पिंग पांग बैठा हुआ था। चूंकि मेरे दिमाग के पर्दे पर पिंग पांग की तस्वीर चस्पा थी, इसलिए इसे देखते ही पहली नजर में पहचान गया था। ओह पिंग पांग, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। आओ, एक चीनी नौजवान ने कहा और मैं इनके साथ चल पड़ा। पिंग पांग को देखकर मेरे रगों पे में इत्मीनान की लहर दौड़ गई। मुझे पिंग पांग के साथ बिठाया गया। जब दोनों चीनी नौजवान भी कार में सवार हो गए तो ड्राइवर सीट पर बैठे नौजवान ने कार आगे बढ़ा दी। मुझे अफसोस है कि तुम पर तशद्दुद किया गया है, पिंग पांग ने हमदर्दाना लहजे मुझे देखते हुए कहा। इसने बात अंग्रेजी जुबान में कही थी। तुम सही कह रहे हो मिस्टर पिंग पांग, मैंने ताइदी अंदाज में कहा। न जाने वो कौन थे, उन्होंने मेरी अच्छी खासी धुनाई की है। पिंग पांग ने मेरी बात काटी। वो बार्डर के आदमी हैं। बार्डे? मैंने बेख्तियार ठिठका। कौन बार्डे? ये हांगकांग का बदनाम ज़माना गैंग है। पिंग पांग ने जवाबन कहा, छोड़ो इसे बताओ, क्या हीरे महफूज हैं? जी, हीरे मेरे पास महफूज है।
मैंने मुस्कुराते हुए जल्दी से कहा, गुड। पिंग पांग ने साइश दी, गोया सीनी तुमसे हीरो के मुतल्लिक उगलवाने में नाकाम रही है। मैंने इस बात में सर हिलाया। सीनी बहुत ही सालिम, इसने मुझसे हीरो के बारे में उगलवाने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि इसने मेरी बॉडी की स्कैनिंग कराई कि शायद मैंने हीरे पेट में छुपाए हुए हैं। बेपनाह तशद्दुद के बावजूद मैंने इसे हीरो के बारे में नहीं बताया। आखिर मेरे लहजे में फख्र की आमेज़िश शामिल हो गई। पिंग पांग भी सर को जुम्बश देकर धीरे से मुस्कुरा दिया। सुल्तान चीता का इंतखाब वाकई बेहतरीन है, पिंग पांग ने मुस्कुराते हुए कहा तो मैं भी मुस्कुरा दिया। मुझे वक्त का अंदाजा नहीं था, लेकिन रोशनियों की बदौलत इस वक्त दिन का समा लगता था। कार हमवार और कुशादा सड़क पर ऐसे दौड़ती हुई जा रही थी जैसे कार सड़क के बजाय पानी पर तैर रही हो। कुछ देर के बाद मैं पिंग पांग के साथ एक शानदार और उसी रकबे पर फैली कोठी में पहुंच गया। इससे चंद मिनट बाद हम शानदार अंदाज में सजे ड्राइंग रूम में सोफों पर बैठे हुए थे। पिंग पांग के दोनों आदमी सोफों के पीछे अलर्ट खड़े हो गए थे, शायद उसके बॉडीगार्ड थे। बाज़ पिंग पांग ने मुझसे हीरो के मुतल्लिक दरियाफ्त किया तो मैंने दोनों जूते उतारकर इसके सामने मेज पर रख दिए। वो बेख्तियार चौंका। ठीक है मिस्टर फारिस, पिंग पांग ने बदले हुए लहजे में कहा। मैंने हीरे मांगे थे, जूते नहीं। पिंग पांग साहिब, हीरे इन जूतों में मौजूद है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो पिंग पांग की आंखों और चेहरे पर यकदम चमक लहरा गई। अगले लम्हे इसने एक जूता उठाया और इसे गौर से देखने लगा। वेरी नाइस, पिंग पांग के मुंह से अल्फाज निकले। फिर इसने अपना दाएं हाथ बुलंद किया तो इसके आदमी ने समझते हुए अपने पतलून की जेब से एक चाकू निकाल कर इसके हवाले कर दिया। पिंग पांग ने चाकू से जूते का सोल चीरा तो एक साथ कई हीरे जूते से निकलकर इसके हाथों में आ गए। इसने जूता मेज पर रखा और पुरगौर नजरों से हीरो को देखने लगा। वाह, सुल्तान चीता का भी कोई जवाब नहीं। पिंग पांग ने हीरे मेज पर रखते हुए साइश भरे लहजे में कहा तो मैं भी मुस्कुरा दिया। जूतों में हीरे छुपाकर स्मगलिंग करना आइडिया काफी पुराना है। मेरे ज़हन में भी नहीं था कि सुल्तान चीता इस बार ऐसा तरीका इख्तियार करेगा। गुड सुल्तान चीता, गुड। फिर इसके हुक्म पर मेरे लिए दूसरा जूता मंगवाया गया जो मेरे पैरों के साइज का था। मैंने जूते पहन लिए। खाने का एहतमाम पहले हुआ पड़ा था। मेरी पुश्त के जख्मों से टीसें उठ रही थी, इसलिए पिंग पांग के हुक्म पर मुझे पेन की टेबलेट दी गई, जिसे खाने के बाद टीसों में कमी आ गई। मेरे लिए ऊपर वाले पोर्शन में कमरा सेट कर दिया गया था, इसलिए कुछ देर पिंग पांग के साथ बैठने के बाद मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। पिंग पांग के ख्याल के मुताबिक अगर मैं प्रिंस होटल गया होता तो बारडे के आदमी दोबारा भी वहां आ सकते थे, इसलिए मेरा वहां जाना खतरे से खाली नहीं था। लिहाजा मैं पिंग पांग के हाँ महफूज था। बारडे के आदमी किसी सूरत वहां ना आ सकते थे। मुझे पिंग पांग से पूछना भी याद नहीं रहा था कि इसे कैसे पता चला कि मैं सड़क के किनारे दरख्त की ओट में जख्मी हालत में मौजूद हूँ और वो मुझे लेने आ गया था। मैंने सोचा कि इसके बारे में पिंग पांग से अगले रोज पूछ लूंगा। ये सोचकर मैं सो गया। अगले रोज हांगकांग के वक्त मुताबिक मेरी आंख खुली तो दोपहर 12:30 बजे खुली थी। शायद पेन किलर टेबलेट का असर था कि मेरी आंख जल्द न खुल सकी थी और मैं सुकून की नींद सोया था, वरना मैं अलग बेदार होने का आदी था। गो मैं 5 वक्त का नमाजी नहीं था, लेकिन सुबह की नमाज कज़ा नहीं करता था। लेकिन आज मेरी सुबह की नमाज भी कज़ा हो गई थी। मैंने महसूस किया कि मेरे जख्मों में टीसें भी नहीं उठ रही थी। मैं खुद को काफ़ी हद तक बेहतर महसूस कर रहा था। आज मेरा हांगकांग में दूसरा और आखिरी रोज़ था। कल मेरी पाकिस्तान वापसी थी। मैं चेन्नई में बिस्तर पर बैठा कमरे का भरपूर जायजा लेता रहा। फिर मैं उठकर वॉशरूम में घुस गया। फ्रेश होने के बाद मैं कमरे से निकलकर निचले पोर्शन में आ गया। वहाँ सोफों पर पिंग पांग के भी आदमी बैठे हुए थे जो रात पिंग पांग के साथ थे, लेकिन पिंग पांग वहाँ मौजूद नहीं था। साहिब कहाँ हैं? मैंने इधर नजरें दौड़ाते हुए एक चीनी नौजवान से दरियाफ्त किया। वो जरूरी काम से कहीं चले गए हैं, चीनी नौजवान ने जवाबन कहा। उन्होंने तुम्हारे जागने का काफी देर इंतजार किया, फिर वो चले गए। कब तक वापस आएंगे? मैंने सबसार किया। मुझे नहीं मालूम, चीनी नौजवान ने जवाब दिया। शायद वो आज ना आए। इस चैनल से मुझे हदायत कर गई कि मैं आज के दिन तुम्हारे साथ रहूं और कल तुम्हें बाहिफाजत एयरपोर्ट पर छोड़ाऊं। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से बाहर मत जाना, बारडे के आदमी तुम्हें दोबारा भी अगवा कर सकते हैं। मैंने इस बात में सर हिला दिया। कुछ देर के बाद मुझे नाश्ता कराया गया। नाश्ते से फरागत के बाद मैं दोबारा अपने कमरे में आ गया और टीवी ऑन करके चाइनीज चैनल सर्चिंग करने लगा। सर्चिंग के दौरान चंद पाकिस्तानी न्यूज चैनल भी सामने आए और मैं एक चैनल लगाकर प्रोग्राम देखने में मसरूफ हो गया। मैं सारा दिन इसी कोठी में मुकीम रहा। चीनी नौजवान कई बार मेरे कमरे में आया। इसी तरह रात गुजर गई और अगले रोज 12 बजे मेरी फ्लाइट थी। चीनी नौजवान मुझे 11:30 बजे एयरपोर्ट छोड़कर वापस चला गया। कुछ देर के बाद मैं भी पाकिस्तान के लिए फ्लाई कर गया। कुछ देर के बाद मैं भी पाकिस्तान